अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की जमीन का मिजाज बदलने का अभियान शुरू कर दिया। पूर्वांचल की जमीन पर एक ऐसा महानायक अवतरित कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, जो लगभग 1000 वर्षों से विस्मृत रखा गया था, जिसकी शौर्य गाथा किसी अलमारी में बंद करके रख दी गई थी ताकि कोई जान नहीं पाए, उसका महिमा मंडन ना हो जाए। और वो महानायक हैं महाराजा सुहेलदेव। योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव को जीवंत कर दिया पूर्वांचल की मिट्टी पर। एक भव्य और विशाल अश्वारूढ़ महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, उसको लोकार्पित किया अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में। इससे पहले हैरानी की बात ये, यानी कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, पूर्वांचल में कितने बड़े बड़े नेता हो गए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव को लेकर कहीं कोई जुम्बिश नहीं हुई कभी। उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को कभी देश के सामने लाने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा लगा कि सब प्रयास सुहेलदेव को विस्मृत रखने की कोशिशें की गई। और उसके समानांतर किसको पूर्वांचल की जमीन पर महिमा मंडित किया गया, किसको भाव दिया गया? सालार गाजी। ये वही सालार गाजी जो विदेशी आक्रांता था, इसने भारत भूमि पर आक्रमण किया अपने मामा के साथ, और महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच में इसको युद्ध की भूमि में 72 हूरों के पास भेज दिया। तो जो आतताई था, जो आतंकी था, भारत की राजनीति ने, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने उसके महिमा मंडन का पूरा प्रबंध किया, बंदोबस्त किया सालार गाजी का। उसके सालार गाजी की दरगाह पर हर साल मेला लगने लगा। मेला, रेला, ठेला, नेताओं का आना जाना, सब जय हिंद हो रहा था सालार गाजी के नाम पर। सालार गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए नेताओं में होड़ लगती थी।
लेकिन योगी ने मेज पलट दी। सालारगाजी का मेला रेला बंद, बहराइच में भी बंद, प्रयागराज में भी बंद, संभल में भी बंद, हर जगह बंद। उत्तर प्रदेश में योगी ने फरमान जारी किया कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा और उनके स्थान पर महाराजा सुहेलदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रकाश में लाए योगी आदित्यनाथ। ये कहानी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश के कुछ और भी हिस्सों में वह वर्ग बड़ी संख्या में है, राजभर समाज, भर समाज और राजभर समाज दोनों, जो महाराजा सुहेलदेव को अपने, जिनके लिए महाराजा सुहेलदेव देवता तुल्य हैं। ये तो सभी उनका सम्मान करते हैं, सभी उनके महान नायकत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब सियासत होगी तो गणित समझना होगा। तो भर और राजभर समाज पूर्वांचल में महत्वपूर्ण है और उसके लिए सुहेलदेव से बड़ी कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं। उस सुहेलदेव को भाजपा ने आगे किया है सम्मान देकर। यहां से बात शुरू होती है पंचायत चुनाव की। एक और सुहेलदेव, एक और सालारगाजी। सालारगाजी की परंपरा चलते चलते मुख्तार अंसारी के परिवार तक आ जाती है, मान लीजिए, वो भी उसी स्कूल में है। और सालारगाजी का वध करने वाले महाराजा सुहेलदेव की परंपरा आते आते, स्कूल ऑफ थॉट आते आते योगी आदित्यनाथ तक आके ठहरता है। पूर्वांचल में अब लड़ाई इन दोनों के बीच में है। पंचायत का चुनाव भी इस धुरी से प्रभावित होगा, इस नए घटनाक्रम से। और मऊ सदर सीट का जो चुनाव होना है, जो पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कही जाती है, वहाँ जो उपचुनाव होना है, जिसमें मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। मुख्तार के बेटे की सदस्य की विधायकी इसी सीट से गई है। वहाँ तक सुहेलदेव का जो नया अध्याय योगी ने खोला, उसका असर भी दिखेगा, मुख्तार के न रहने का असर भी दिखेगा। अब तक भाजपा उस सीट पर खाता नहीं खोल पाई, इसलिए भाजपा का कुंदरकी मॉडल भी यहां पर भाजपा चाहेगी कि कुंदरकी मॉडल चल जाए। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। इस सब पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें, एक महाराजा सुहेलदेव को योगी सेंट्रल स्टेज पर क्यों लेकर आए हैं इस वक्त। एक पहले मऊ का उपचुनाव है, फिर पंचायत के चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा, यानी 1.5 साल के भीतर सब कुछ हो जाना है। क्या पूर्वांचल को साधने के लिए योगी महाराजा सुहेलदेव को लेकर आए हैं? और क्या मऊ सदर सीट पर मुख्तार परिवार अपना कब्जा जारी कायम रख पाएगा या नहीं? लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। विधानसभा और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे सूबे के सियासी दलों के सामने उससे पहले ही एक और चुनावी मैदान सजता दिख रहा है और ये सीट है अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद खाली हुई मऊ सदर सीट। और इस सीट के उपचुनाव में चले जाएंगे सभी दांव। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने के मामले में दोषी करार हुए अब्बास अंसारी की सीट अब खाली है। हालांकि अब्बास ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 21 तारीख को सुनवाई होनी है। इसी बीच मऊ में उपचुनाव की बिसात बिछने लगी है। वहीं चुनावी बाजी चलने से पहले सभी दलों ने अपने अपने दांव सजाने भी शुरू कर दिए हैं। चर्चाओं की चाल अब उन चेहरों को लेकर भी तेज हो गई है जो इस उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। अंसारी परिवार
गढ़ बचाए रखने की दावेदारी में अपने ही परिवार के किसी चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटा है। इनमें अब्बास के छोटे भाई उमर और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का नाम सामने आया है। इसी कड़ी में सबकी नजर समाजवादी पार्टी पर भी टिकी है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो सदस्यता का सवाल है, मैं समझता हूँ मीडिया के साथियों आपको भी सच्चाई से कंपैरिजन करना चाहिए। बीजेपी के लोग हर दिन हेट स्पीच दे रहे हैं। शायद कोई दिन बचता होगा जिस दिन बीजेपी के प्रवक्ता लोग, उनके नेता लोग लगातार हेट स्पीच दे रहे हों। और जहां तक अब्बास का सवाल है, मुझे उम्मीद है ये अभी स्थानीय न्यायालय से, लोअर कोर्ट से ये फैसला आया है, मुझे उम्मीद है कि अपर कोर्ट में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, ऐसा हम समाजवादियों को विश्वास। मऊ सदर के इस संग्राम में गठबंधन वाले दलों में भी टेंशन दिख रही है। अब्बास 2022 में ओपी राजभर की सुभाषपा से चुनाव लड़े थे, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के गढ़ वाली इस सीट पर बीजेपी भी पहली बार किसी भी कीमत पर कमल खिलाना चाहती है। राजभर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव में भी बात नहीं बनी तो बीजेपी और सुभाषपा दोनों से अलग अलग उम्मीदवार मऊ के मैदान में दिखाई दे सकते हैं। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और गठबंधन का जो फैसला होगा उसका स्वागत हम लोग करेंगे। हम लोग अपने मन के बादशाह नहीं हैं, हम लोग जिसके साथ हैं। तो आपने मांग किया था क्या? अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने अखिलेश यादव से मिल के दावा किया था। अच्छा ये बताइए, जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उनके गठबंधन में है जी, हम मांग क्यों नहीं कर सकते? हमारा फर्ज नहीं बनता है? ये तो लोकतंत्र है। हम जिन मऊ की चुनावी महाभारत में जातीय समीकरण का भी बड़ा रोल है, क्योंकि मऊ सदर सीट पर कुल वोटर्स की संख्या जहां 4,82,000 से ज्यादा है, तो उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,60,000, दलित वोटर करीब 85,000, क्षत्रिय करीब 47,000, राजभर जाति के वोट करीब 44,000 हैं, तो चौहान बिरादरी के 42,000, यादव वोट करीब 31,000, ब्राह्मण करीब 6,000 और विश्वकर्मा, लोहार, धोबी, कुर्मे कुल 19,000 हैं। ऐसे में जातीय समीकरण को साध कर जीत का झंडा लहराया जा सकता है। बहरहाल मऊ की इस महाभारत में महेंद्र राजभर वाले थप्पड़ कांड ने सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर इस दंगल में सपा बीजेपी के अलावा ओपी राजभर का एंगल देखने वाला होगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या त्रिकोणीय होगा मुकाबला? सवाल ये भी है कि मऊ में सजेगा तो किला, उसमें किसका मजबूत दिख रहा फॉर्मूला? मऊ सदर में दरअसल किला बचाने की लड़ाई है मुख्तार परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। ये तय है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से मुख्तार के परिवार का ही कोई प्रतिनिधि लड़ेगा इस चुनाव में। अभी बकरीद पर अंसारी परिवार के सारे लोग बैठे थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो इस बात पर चर्चा हुई और मोटी मोटी राय ये बनी कि नहीं, परिवार के पास ये सीट रहनी चाहिए, परिवार ही प्रतिनिधि लड़ाएगा। और वो जो भी नाम तय करेगा अंसारी परिवार, वो अखिलेश यादव को बता देंगे, अखिलेश यादव उसी को सपा का उम्मीदवार घोषित कर देंगे। सरल सहज बात है जो सब जानते हैं। खुदरकी जीतने के बाद भाजपा के भी हौसले बुलंद हैं। भाजपा कह रही है कि जब हम 70% मुसलमान आबादी वाली कुंदरकी विधानसभा सीट जीत सकते हैं, तो मऊ में तो इतना मुसलमान है नहीं, यहां क्यों नहीं जीत सकते? यहां से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबह सपा के, राजभर जी की पार्टी की, और मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीषा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मऊ का एक सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है, चूंकि 1996 से लेके अभी तक ये सीट मुख्तार के पास रही, उनके बेटे के पास रही, मुख्तार परिवार के पास रही। अब यहां है बाई इलेक्शन, और इसी बीच में जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि बहुत मुद्दत बाद सालार गाजी का वध करने वाले महाराजा सुहेल देव को
पूर्वांचल की जमीन पर नए सिरे से उभार कर लाए हैं योगी आदित्यनाथ, उसका भी एक राजनीति शास्त्र पर उसका भी एक असर होगा। कैसे देख रहे हैं आप सारे परिदृश्य को मनीषा जी? सर्वप्रथम तो अमिताभ जी आपको धन्यवाद, टीवी 9 को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद, आभार। बात मैं वहीं से शुरू करती हूँ जहां से आपने बात छोड़ी थी कि किला बचाना वर्सेस किला फतेह करना। एक है किला बचाने की राजनीति, उसके लिए जोड़ तोड़, उसके लिए मशक्कत, और एक है किला फतेह करना। 3 दशकों से मुख्तार अंसारी का और उनके परिवार का एक वर्चस्व रहा है। उपचुनाव का समय है और अब समीकरण काफी कुछ बदल चुके हैं। अगर हम 2022 को भी देखते हैं तो जिस समय अब्बास अंसारी जो हैं जीते थे, उस समय सुभा सपा यानी ओपी राजभर जी उनके साथ थे। अब वो एनडीए भाजपा के साथ है। एक समीकरण ये बदल गया। दूसरा समीकरण मुख्तार अंसारी वो नहीं रहे और परिवार का वर्चस्व कम हो गया है। अब्बास अंसारी जेल में है, उनका एक नेतृत्व की कमी मान लीजिए कि वहां पे कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है, जमीनी स्तर पे कहीं कोई कार्य नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की जो रणनीतियां हैं वो रणनीतियां बहुत आक्रामक हैं और एक सॉफ्ट है। आक्रामक नीति है योगी जी की, वो हर तरह से हर संभव उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिए 24/7 कार्य करते हैं। दूसरी तरफ एक केंद्र की जो नीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर कर चलती है। और उस नीति में वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के सबके लिए कार्य करती है। मनीषा जी तो मनीषा जी एक मिनट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलोपैथी और नेचुरोपैथी एक साथ खाने से कई बार रिएक्शन भी हो जाता है। एलोपैथी अलग खानी चाहिए, नेचुरोपैथी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो एक इमोशनल मिलता है, जो लाभार्थी वर्ग होता है वो स्वतः जुड़ जाता है भाजपा के साथ। और योगी जी का एक जो निष्पक्ष वाला एक रहता है ना कि हमें उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त है, तो इससे कुछ राजनीतिक समीकरण मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूर्वांचल की राजनीति को जो है कि पुनर्निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक सैंपल पैटर्न हो जाएगा पूर्वांचल की राजनीति के लिए। अगर ऐसा बदलता है कि अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी माफिया मुक्ति और विकास को एक साथ ये नैरेटिव लेकर के चलती है तो शायद अब की बार ये विधानसभा कुछ नया करके दिखाएगी। ठीक बात है। मैं भार्गव साहब के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि भाजपा ने पश्चिम में एक बड़ी नजीर खड़ी की कुंदरकी जीत के। मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे। जहां 70% मुस्लिम हो वहां भाजपा ने जीतकर एक नई थीसिस पॉलिटिक्स में क्रिएट रख दी सामने। ठेठ पश्चिम में कुंदरकी और ठेठ पूरब में मऊ, इसी के बीच में पूरा उत्तर प्रदेश है। अब भाजपा चाहेगी कि हम वही चमत्कार मऊ में करके दिखाएं। भार्गव साहब, आपका जो कैंडिडेट था वो और उसका परिवार स्वाभाविक है अब आपके टिकट, आप दो भी टिकट तो भी नहीं लड़ेगा, ये भी तय है। ठीक, अंसारी परिवार केवल और केवल समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा। अब ओम प्रकाश राजभर से उसका कोई लेना देना नहीं, भले राजभर कुछ कहे। संकेत यह भी है कि भाजपा खुद यहां मोर्चा लेना चाहेगी। और इस बीच में भाजपा ने महाराजा सुहेलदेव के प्रसंग को पूर्वांचल में 1000 साल बाद जागृत कर दिया। उससे पहले पूर्वांचल में सालार गाजी जागृत था, सुहेलदेव जागृत नहीं थे। तो दो धाराएं हो गई, एक सालार गाजी वाली और एक सुहेलदेव वाली। मुझे याद है जब ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर का अलायंस था तो ओवैसी जब आए थे बहराइच तो ओम प्रकाश राजभर को भी ले गए थे सालार गाजी की दरगाह पर। दयाराम जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए अमिताभ भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज की हमेशा आवाज उठाती रही है। वह कार्य हम लोग स्वयं, हमारे जितने भी नेता पदाधिकारी हैं, गांव घूम घूम कर हम लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। अब बात आती है महाराज सुहेलदेव राजभर। हाँ, ये सच है
कि महाराज सुहेलदेव राजभर को इतिहास से गायब करने का काम जो है कांग्रेस ने किया। सपा ने 4 बार सरकार बनाई, इनके सहयोग में केंद्र की सरकार रही, इनके द्वारा हुआ। बसपा ने 4 बार सरकार बनाई, इन्होंने भी इनको इसी के जिम्मेवार हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा नायक, एक ऐसा देश रक्षक, एक ऐसा सनातन धर्म को बचाने वाला, एक ऐसा जो इस्लामीकरण करना चाहता है, उसको नेता नाबूद और मिट्टी में मिलाने वाले के ऐसे की जीवनी को ये कांग्रेस और जितने विपक्ष के लोग हैं उसकी जीवनी को क्यों धराशायी करने का काम किया। ये सब वोट बैंक की राजनीति है अग्निहोत्री भाई, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होना चाहिए। और अगर राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी, वो चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। अब यहाँ इस बात की एक खबर आती है कि जो अखिलेश यादव कभी महाराज सुहेलदेव जी को नाम लेने से भी वंचित होते थे, आज पहली बार अपने सोशल अकाउंट से एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, महाराज का विजय दिवस के बारे में लिखा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती थी, देश में कांग्रेस करती थी, अब वो एक नजीर पेश हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को बना करके आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के 28 जिलों में, जहां राजभरों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उन बस्तियों में जाकर के उनको बताने और जगाने का काम किया कि ये आपके महापुरुष हैं, ये आपके आराध्य, आपके भगवान हैं, आपके कुल हैं। इन्होंने ये काम किया, देश की रक्षा के लिए किया, समाज की रक्षा के लिए किया। और सबसे एक चीज और सी बताता हूँ, आप देखिए महाभारत की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई किससे हुई? रामायण में जो है आप लड़ाई किससे लड़ते हैं? और आला उदल की लड़ाई किससे लड़ते हैं? ऐसे वो चरित्र को तो दर्शाया गया, लेकिन देश रक्षा के लिए जिसने सनातन को बचाने के लिए उस अताताई को, जो मठ मंदिरों को लूटता आ रहा था, जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था अग्निहोत्री भाई, ऐसे क्रूर व्यक्ति को जो परास्त हुआ, उसकी महिमा मंडल करने का काम किया इन्हीं लोगों ने किया। ये वोट बैंक की राजनीति है। आज इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म गई तो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं मऊ सीट पर। आपने मऊ की बात करी, हम 2017 में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, 4000 वोटों से हमारे 4000। 2022 में हम चुनाव लड़े, हम सपा के साथ में थे, हमारी जीत हुई। और ये कोई कह दे कि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, ये मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जो आप बता रहे हैं कि क्या नाम है 1,60,000 मुस्लिम हैं, बाकी लोग कौन है? उसमें नाई है, गौड़ है, प्रजापति है, राजभर है, बिंद है, चौहान है, केवट है, मल्लाह है, प्रजापति है, पाल है, गड़रिया है, साक है, सैनी है, नाई है, ये तमाम हो जाती है अतिथि जाति को। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करती है। आप बताइए, अगर ये पीडीए के नारा दे रहे थे तो महाराज सुहेलदेव इनको नजर नहीं आए? आज इनको पीडीए समझ में आ रहा है। भार्गव साहब अभी रुकना होगा, ऐसा होता, ठीक है दयाराम भार्गव अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगा। अशोक जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मऊ की सीट का मसला तो है ही, वो छोटा मसला है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि महाराजा सुहेलदेव यूं तो पूरे भारत के लिए महानायक है, लेकिन एक समाज के एक वर्ग में उनकी छवि देवता जैसी है। क्या उनसे परहेज किया गया? कहीं चिमटे से भी सुहेलदेव न छू जाए हमसे? बोले कहां जा रहे हैं? बोले भैया दूल्हे मियाँ की दरगाह आप जा रहे हैं चादर चढ़ाने, सालार गाजी की। क्या सोचिए, जिस सालार गाजी का वहां वध किया, उस पे मेला लग रहा है हर साल, और सुहेलदेव की कहीं कोई पूछताछ नहीं हो रही थी। अब कुछ तो बदला है पूर्वांचल में अशोक यादव जी? नहीं, वरना आज से 50 साल पहले पूर्व वहां पर बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की एक विशाल प्रतिमा लग गई होती। उसके लिए 2025 तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अशोक जी, कुछ बदला है क्या पूर्वांचल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के हिसाब से न सिर्फ व्यक्तियों को बदलती है, बल्कि महापुरुषों और भगवान लोगों को भी बदलती है। ये बहुत बड़ी विडंबना उसके साथ है। आप शुरुआत करिए माननीय मोदी जी का चुनाव 2014 में, जब उनको मां गंगा ने बुलाया था। अब मां गंगा को भूल चुके हैं। आपको याद होगा अयोध्या में जब वो हारे तो जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ बोलने लगे। अभी चूंकि उनको ब्राह्मण समाज के वोटों की असल दिख रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए उनको याद आ गए महाराजा सुहेलदेव जी। अच्छी बात है, वो हम लोग के सबके पूजनीय है,
सभी लोग सम्मान करते हैं। उनको याद आ गए किस कारण से वो जाने। मैं सिर्फ निवेदन आपसे, मेरा प्रश्न ये था कि ये आपको याद क्यों नहीं आए, मुलायम सिंह जी को याद क्यों नहीं आए, नरेंद्र तिवारी को याद क्यों नहीं आए, गोविंद वल्लभ पंत को याद? ये कोई आज के लड़के थोड़ी ना है, 1000 साल पहले की घटना है महाराजा सुहेलदेव की भाई। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के समय में पैदा हुए। इनका मोटिव कुछ हो। मैं कह रहा हूं आपकी 4 बार सरकार रही, आप बहराइच में उनका ऐसा दिव्य भव्य स्मारक बना देते तो आज ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं जी जी, मुझे लगता है कि आपको याद होगा रिसेंटली भी हमारे राष्ट्रपति जी ने किसी के दौरान इस बात को मीडिया के साथ घोषणा भी किया था, इस सरकार बनने पर महाराजा सुहेलदेव जी की बहुत विशाल अप्रतिम प्रतिमा समाजवादी सरकार लगाएगी। अभी तो की है, अभी घोषणा की है। जब विजय वहां लोकार्पण करने गए योगी जी बहराइच में, तब अखिलेश जी ने घोषणा की कि हम तलवार सोने की लगाएंगे जब हम आएंगे। मैं पूछ रहा हूं पहले क्यों नहीं बना दिया भाजपा से पहले? ऐसा तो नहीं कि सुहेलदेव आज स्मरण में आए। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं, बाकी तो ठीक ही है अशोक भाई। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना। उसमें ये आंदोलन हमारा, उसमें हमारे जो पुरुष हैं उनको सम्मान देने के साथ साथ हो सकता है कि देर हुई हो, उस बात को मैं आपके एग्री करता हूँ, हो सकता है हुई है, लेकिन हमारा जो गठन हुआ है पार्टी का वो सिर्फ इस वजह से गठन हुआ है कि हमारा जो मूल उद्देश्य था शोषित वंचित पिछड़े दलित समाज को विज्ञान मुख्य धारा में लाना, और जब से समाजवादी पार्टी का तब से लगातार वो अपनी इस मिशन ने मतलब कदम दर कदम बढ़ती जा रही है। चाहे राजभर समाज, चाहे कुशवाहा समाज, चाहे मौर्य समाज, जो भी समाज आता है, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए, सबको सामाजिक न्याय लाने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या महाराजा सुहेलदेव राजभर जी प्रतिमा लगते, मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने उसको किया, लेकिन उस प्रतिमा के लगाने के साथ साथ मैं वही समाज के कुछ हमारे नेता वहां पे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा लगाए तो महाराजा सुहेलदेव राजभर सब कुछ नहीं जुड़ा। ये सवाल वहां पे कई नेताओं ने पूछा कि महाराजा सुहेलदेव जी खाली लिखा गया, उनका टाइटल क्यों लिखा गया? क्या यहाँ भी कोई फंसाना चाहती क्या भाजपा? उनकी जो इतनी बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन किया माननीय योगी जी, तो राजभर समाज को सम्मान देने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी को सम्मान देने। ठीक है अशोक भाई, ठीक है ठीक है ठीक। मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूं उससे पहले 2 बात कहूंगा। समाजवादी पार्टी को जो काम खुद करना चाहिए था, अगर वो ये कहती है हम पिछड़े और दलितों के लिए काम करते हैं, वो तो किया नहीं अशोक भाई। अब ये कह रहे हो कि उसके नाम पत्थर पे महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा। महाराजा सुहेलदेव के नाम से ही लोक प्रसिद्ध हैं, समझ गए? अब वो राजभर हैं कि राजभर में भी कोई और गोत्र है कि क्या है, वो ओम प्रकाश राजभर जाने। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह यही लोक विश्रुत नाम है ना उनका। अब कल को सिख खड़े हो जाए बोले ना इसमें ये ऐसे थे, ये नहीं लिखा आपने। जो जिस नाम से लोक विख्यात होता है उसकी प्रतिमा पर वही उतना ही नाम लिखा जाता है। बाकी उनका आधार कार्ड थोड़ी लगा देंगे प्रतिमा पर। वो राजभर जाने, राजभर समझ। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी ने ये चीज जरूर पकड़ ली कि जी वहां राजभर नहीं लिखा। सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव ने सालार गाजी को मारा युद्ध में, ये इतिहास में है। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने सालार गाजी को मारा ऐसा नहीं लिखा, इसलिए बात हिंदी में समझ लो। वो राजभर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे देश के श्रद्धा के केंद्र हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को कम से कम इस एंगल पर मुझे लग रहा है उसको लाभ नहीं होने वाला ना। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि महाराजा सुहेलदेव ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध। ये ध्यान रखिएगा अशोक भाई, आपके हिचकने की वजह ही ये थी पूरे जीवन। आपने सोचा कि हाथ लगाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो तो गाजी को फकीर बता रहा है, उनकी हर साल शादी करा रहा, दूल्हे मियां उनका नाम है,
तो दूल्हे मियां नाराज हो जाएंगे, उनके चेले नाराज हो जाएंगे, तो बोले सुहेल देव पर पर्दा पड़ा रहने दो। यही ना मसला था। और सुहेल पीडीए की बात हो और सुहेल देव आपके फोटो में, आपके पोस्टर में, आपके घोषणा पत्र पर नहीं हो अशोक जी, तो सवाल तो उठेगा ना। और एक बात और महत्वपूर्ण कह दूं, फिर राजनीतिक विषयों का जवाब देवेंद्र जी देंगे भाजपा पर जो आपने आरोप लगाए। भारत के लिए लोग ये कहते हैं, अशोक जी की पार्टी भी कहती है कि भारत में हजारों सालों से सवर्णों का वर्चस्व रहा है सत्ता पर। महाराजा सुहेलदेव कौन थे ये तो हमसे ज्यादा अशोक यादव जानते हैं। वो महाराजा थे कि नहीं थे? मैं 50 महाराजा बता दूं, चक्रवर्ती सम्राट 50, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो आज की समाजवादी पार्टी की पीडीए के लोग थे, लेकिन सपा ने उनका नाम ही नहीं लिया कभी। बिजली पासी कौन थे? अवंतीबाई लोधी कौन थे? चंद्रगुप्त कौन थे? अवंतीबाई लोधी चंद्रगुप्त कौन थे? अशोक कौन थे? ठाकुर थे कि वामन थे? नहीं ना, वो आपके पीडीए के लोग थे। लेकिन मैं हैरान हूं, आपने कभी उनको स्मरण करके श्रद्धांजलि नहीं दी। और आपने कभी ये नहीं कहा कि भारत कितना महान है, उसने आज से 1000 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, 1600 वर्ष पहले अपने अलग अलग हिस्सों की शासन की व्यवस्था इस वंचित वर्ग के लोगों के हाथ में सौंपी। बताइए, या तो मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात काट दीजिए। दुनिया के सामने ये बात जानी चाहिए। आपने राजस्थान के राज परिवारों को पूरे देश का राज परिवार से सिंबलाइज कर दिया कि नहीं केवल ठाकुरों का मसला है। नहीं नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा कौन था? कुश साम्राज्य क्या था? मौर्य साम्राज्य क्या था? गुप्त साम्राज्य क्या था? कुछ लोग समझ सकते हैं ये चमनगंज वाले बनिया होंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। यह समझना बहुत जरूरी है। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी, दो विषय हैं। ओम प्रकाश राजभर चाहेंगे कि उनकी पार्टी के लिए सीट छोड़ दी जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि सीट हमारी है, हम पहले 4,000 से हारे, दूसरी बार हम जीत गए। इसलिए मेरी समझ कहती है कि, मेरी सूचना कहती है कि भाजपा भी चाह रही है कि नहीं, एक बार कुंदर की पार्ट 2 करके देख लें, एक पश्चिम में किया, एक पूरब में भी कर लें। और इसी के बीच में योगी जी ने जागृत कर दिया महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को। हालांकि अशोक जी इस बात से नाराज हैं कि मूर्ति के नीचे महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लिखा गया। देवेंद्र प्रमुख। धन्यवाद सर। जिस तरह से मुझे इस डिबेट के निष्कर्ष का आपका मतलब निकला, मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी अमिताभ सर, वो ये रहा कि आपने ये जो बताया ना, आज इतिहास जो बताया, ये आपके माध्यम से कई लाख लोग रोज सुन लेते हैं कि जिसको देखकर बगलाया जाता है कि ये सत्ता कहाँ कहाँ रही थी। ये सवर्ण की या इस तरीके की बात करके, या 15% लोगों का राज 85% का नहीं, या ढोना, ये क्लियर होता है। इन चीजों से पता लगता है कि इतिहास क्या चीज है। और ये भारतीय जनता पार्टी और आज हमारा जिस तरीके का गठबंधन है, राजभर जी हमारे साथ हैं सर, ये तो मैं कहूंगा कि एक व्यवस्थित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। कोई भी डिसीजन जो करती है वो बड़ी गहराई के साथ करती है। और अपने जो साथी हैं, विश्वसनीय साथी हैं हमारे, राजभर जी बहुत आदरणीय नेता हैं, बहुत मानते भी हैं हम उनको। और ये पार्टी डिसीजन तय कर देगी कि वहां सीट जो है किस तरह लड़नी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी कीमत पर यह साबित करना है कि जब हमने कुंदर की जैसी सीट की बात करी, रामपुर की करी, संभल की करी, पश्चिम में जो बाहो मुस्लिम सीट कही जाती थी, उनका विश्लेषण कर डंके की चोट पर वो जीती नहीं है, इतिहास रचा है। तो एक इतिहास सर हम यहाँ भी रचना चाहते हैं। हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां कभी लोग चर्चा करते हुआ डरते थे, वो पूर्वांचल जिसका नाम सिर्फ क्राइम के नाम से या गुंडई के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जिस तरीके के वर्ड आपकी डिबेट में आते हैं निकल कर, वो एक शुद्ध हिंदी भी होती है, उसे सुनकर आनंद आता है। और एक एक चीज क्लियर आती है, समझ में आती है कि डिबेट करने का मतलब क्या है।
एक भी वर्ड जो है इस तरीके का नहीं है, उसका निष्कर्ष निकाले तो मुझे लग रहा है कि घंटों हम सोचें। आप बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा निष्कर्ष आपने निकाल दिया, मेरे लिए तो इसमें ज्यादा बचा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये क्लियरिटी करूंगा सर आपको कि हमारा जो है गठबंधन के माध्यम से राजभर जी के साथ गठबंधन है, बैठकर ये तय करेगा हमारा नेतृत्व और राजभर जी कि वहां लड़ना किसको। निश्चित आपको आश्वस्त है कि वहां चुनाव बहुत शांति के तरीके से लड़ा जाएगा, गठबंधन में लड़ा जाएगा और जीत के लिए और ऐतिहासिक जीत के लिए, जो एक मिसाल के तौर पर 2027 से पहले जिस तरह हमने 24 के बाद जवाब दिया था उपचुनाव में, इस सीट से भी हम एक जवाब जो है वो प्रदेश को बताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता का विश्वास जो विपक्ष को दिखाना चाहते हैं कि आप कहां खड़े हैं और आज भारतीय जनता पार्टी कहां है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पारिवारिक, या उससे हम बहुत आगे निकलकर एक प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक नया मैसेज होगा सर, आने वाले चुनाव के बाद ही एक नया मैसेज होगा और ये मील का पत्थर साबित होगा, ये जीत ऐतिहासिक हो। ठीक बात। मनीषा वाजपेयी जी, आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमसे मेरा मतलब है उसमें सब शामिल है, लेखक, बुद्धिजीवी, राजनेता, सब लोग शामिल हैं। ये भारत को और दुनिया को क्यों नहीं बताया, या इस झूठ के पंख क्यों नहीं काटे कि भारत में 85% आबादी को केवल सेवकत्व ही मिला, वो सेवक ही रहे, उनके हाथ में कभी राज नहीं आया। जबकि राजवंशों की श्रृंखला, राजा नहीं, राजवंशों की श्रृंखला है उस 85% से भारत में। ये जानबूझ के देश की सामाजिक समरसता के खिलाफ ये जो राष्ट्रीय अपराध हुआ, अभी भी मैं इस अपराध का काउंटर नहीं सुनता हूं। ये ऐसे सेमिनार तो मैं सुनता हूं जहां कहा जाता है कि 15% ने भारत में शासन किया हजारों साल से। क्या हजारों साल बता देते वो लोग? उनको कौन बताए कि दादा अशोक जी हैं बैठे, मेरे मित्र भी हैं, योग्य प्रवक्ता भी है, वो इस बात को हमेशा के लिए जरूर कंठस्थ कर लेंगे। बहुत दूर न जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य तक उतनी दूर न जाओ, बगल में देख लो मथुरा, यहां का शासक कौन सा वर्ग था? यादवों का शासन था, यादवों का शासन था। शूरसेन, फिर कंस, और उन्हीं के भांजे थे योगेश्वर कृष्ण। लेकिन कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि यादवों का भी शासन रहा है। कुशवाहों का शासन रहा है, मौर्यों का शासन रहा है, राजभरों का शासन रहा है। मनीषा जी, कभी बताया ही नहीं गया। ये तो राष्ट्रीय अपराध हो गया ना। हमने ये धारणा बनने दी कि 85% को कभी कमान नहीं मिली, ये झूठ हमने फैलने दिया। मनीषा वाजपेयी, मैं तो पुनः वही बात दोहराऊंगी और कि अब की बार का ये जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो पुराने राजनीतिक समीकरण है, इनका मुझे जो भविष्य है वो बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो परिवर्तन है ये एक सैंपल सिग्नल होगा जो आगे हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे, पूर्वांचल में ये बदलती बयार बहुत कुछ तय कर जाएगी। और जो 3 दशकों से रहा है वो आवश्यक नहीं है कि वही ही चीज आगे ही चलती जाए, क्योंकि जो वोटर्स हैं उनका भी जो एक सोच है वो बदल गई है। किस समय किन परिस्थितियों में किसका कैसा साम्राज्य रहा, आज के परिवेश में वो नहीं चल रहा। अब चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लोगों को दिखने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी एंड फैमिली का वर्चस्व कम हो रहा है। राजनीतिक पकड़, पारिवारिक जो, देखिए सपा के पास एक इमोशनल कार्ड हो सकता है, एक इमोशनल कार्ड वो खेल सकती है कि अन्याय हो रहा है अब्बास अंसारी के साथ। इसके अतिरिक्त मुझे कहीं नहीं दिखता। और 30% अगर मुस्लिम मतदाता की हम बात करते हैं कि इस सीट पे हैं,
उसके बाद अन्य अगर हम सब जोड़ लें, ये सब लाभार्थी चले जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, वो ये जो काम कर रही है, वो लाभार्थी में जाति नहीं देख रही है। और ये वोट और ये वोटर्स ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे ऐसा परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। जी ठीक बात है। भार्गव जी, मनीषा वाजपेयी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और जो अखिलेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि अन्याय हुआ है अब्बास के साथ, अब्बास के साथ अन्याय हुआ, मुख्तार के साथ अन्याय हुआ। समाजवादी पार्टी मऊ सदर में इस विषय को मुद्दा बना सकती है, इसका काउंटर कैसे होगा? क्योंकि मुद्दा बनेगा तो बड़ा मुद्दा बनेगा, इस बात से मैं सहमत हूं। मैं इतनी भी हवाई बात नहीं कर सकता कि नहीं इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं। मतलब होगा मऊ में, बड़ा मतलब होगा। मऊ में मतलब नहीं होगा मुख्तार का, तो मुख्तार का मतलब क्या लंदन में होगा? दयाराम जी। जी देखिए अमिताभ भाई, इस बात को तो हमने बार बार कहा है कि मऊ सदर सीट से भाई अब्बास अंसारी जी तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव से छड़ी के विधायक। हमने इस बात को भी स्वीकारा कि इनके साथ जो ये हुआ हेट स्पीच वाला, सजा तो है, हम कोर्ट को इसमें कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा हम भी मानते हैं, हमारी पार्टी भी मानती है। और इसके लेकर के हमने स्वयं इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इलाहाबाद को हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर स्वयं विधायक अब्बास अंसारी भी जा रहे हैं तो समझो उसमें पार्टी जा रही है, वह नहीं जाते तो हम स्वयं जाएंगे, इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी को विधायक है, इस चीज को हमें वो नहीं है कहने में। हाँ, एक बात आएगी कि समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा। समाजवादी पार्टी सिंपैथी लेने की ऐसी बातें करेगी, अगर नहीं करती तो इसी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरा मुस्लिम थे आजम खान, जब उनके साथ कृतियां हुई तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्यों नहीं मैदान में आके उतर करके धरना प्रदर्शन किए, उनके साथ खड़े होने का काम क्यों नहीं किए? अभी आपने देखा आगरा में रामलाल जी सांसद के साथ होता तो वहां लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं। ऐसा किसी मुस्लिम के साथ नेता जो समाजवादी पार्टी में है, उनके परिवार के साथ कोई ऐसी घृणित काम हुआ तो क्या अखिलेश यादव तो लाव लश्कर के साथ वहां खड़ा होना स्वीकार किए? अभी उत्तर प्रदेश में किसी यादव बिरादरी पे कोई ऐसा आ जाता अपने लाव लश्कर के साथ चले जाते हैं। अशोक जी सुन रहे हो, पार्टी में जो धोबी, सुन लीजिए, सुनिए अमिताभ भाई, सुनिए ना, हमारी बात पूरी नहीं हुई, सुन लीजिए। जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो जो बोरा भर भर को वोट अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को 4 बार सरकार बनाई, क्या उसमें संवेदना इनको दिखाई नहीं देता? केवल ये समाजवादी समाज है और दलित समाज है, केवल आप वोट बैंक की राजनीति बना के रखे हैं, यह अब नहीं चलेगा। अगर ये कहते हैं कि मेरी सीट है, तो यह वहां मऊ की जनता की सीट है, यह किसी की नहीं है। मऊ की जनता जिसको आशीर्वाद देगी उसकी सीट है। ये कोई नहीं कह सकता कि उनका दबदबा, उनका दबदबा। अरे इसी भारत देश में बहुत ऐसी सारी चीजों को चेंजेस हुआ है। जम्मू कश्मीर को अगर हम उठा के देखते हैं तो 370 धारा को लेकर के जम्मू कश्मीर तक ना जाओ भैया, दयाराम जी, जम्मू कश्मीर ज्यादा दूर हो जाएगा। क्या हुआ? अब रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। जम्मू कश्मीर ज्यादा दूर। अशोक यादव जी, एक बात तो ठीक है, और केवल दयाराम भार्गव का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न पश्चिम से बहुत बार आया, मुखरों के भी आया कि आजम खान जैसे बड़े नेता के ऊपर 150 मुकदमे लग गए, उनकी गति दुर्गति में परिवर्तित हो गई, घर मकान बीवी बच्चे सब जेल चले गए, हाय हाय हो गई, क्या मकान खंडर में तब्दील हो गया। पहले गलियां भरी रहती थी, जहां आजम खान रहते हैं वो बड़ा कंजेस्टेड इलाका है वहां रामपुर में, गलियां भरी रहती थी जब खान साहब होते थे। अब पता लगता 2 आदमी बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे, कोई है आने मिलने वाला नहीं। ये स्थिति पैदा हो गई और लोग कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से अखिलेश जी ने वो तत्परता नहीं दिखाई आजम खान के लिए जो दिखानी चाहिए थी। और आजम खान के लोग ये भी कहते हैं, समर्थक उनके, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, माइक पर भी बोल चुके हैं कि अगर ऐसा ही केस यादव परिवार के लोग किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता कि उस पर 150 मुकदमे लग गए होते और पूरा परिवार जेल भेज दिया गया होता, तो समाजवादी पार्टी क्या इतना ही कूल प्रतिक्रिया देती? जो बात दयाराम भार्गव भी उठा रहे हैं कि आपको मुख्तार की चिंता तो है, मुख्तार के बेटे के साथ नाइंसाफी दिख रही है, लेकिन आजम खान और उनके परिवार की चिंता नहीं की। मुसलमानों में इसका भी एक मैसेज है अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, ऐसा है, देखिए
आजम खान साहब के एक एक आंसुओं का हिसाब समाजवादी पार्टी लेगी और न सिर्फ एक समाज बल्कि पूरे पीडीए समाज के साथ जितना अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय, उनकी नौकरियों के साथ अन्याय योगी सरकार कर रही है, उसमें बराबर के हिस्सेदार ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी है। जिस भी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जब अभिमन्यु को घेर के मारा जा रहा था ना, तो जितने लोग उसकी हत्या में शामिल थे सारे लोग बराबर के कन्विक्टेड थे। अभिमन्यु कौन है? उसी तरह से अभिमन्यु कौन है इसमें? भैया अशोक भैया, अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु पीडीए समाज है। अभिमन्यु कोई नहीं लग रहा गुरु। पीडीए समाज है, पीडीए समाज सब लठ लिए हो हाथ में। और घेर के मारने वाले, सुन लीजिए, अभिमन्यु को घेर के मारने वाले ये भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आरएलडी और सोनेलाल पटेल जी की पार्टी, उनके बेटी की पार्टी अपना दल, ये जितने लोग निषाद पार्टी, ये सारे लोग वो दुर्योधन के साथ हैं जो घेर के मार रहे हैं पीडीए को। और ऐसा लग रहा है इन लोगों को एक कंपटीशन चल रहा है। एक एक पीडीए के आंसुओं का हिसाब हम लोग लेंगे। अमिताभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो यही कह रहा हूँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता से कि अगर दम है आपके अंदर तो महाराजा सुहेल देव नाम क्या अगर राजभर लिखा दो मित्र, मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन आप लोग अपने जमीर को गिरवे रख दिए हो सत्ता के सामने। और तीसरी बात कहता हूं मैं कि महाराजा सुहेल देव जी को असल सम्मान तब होगा अमिताभ जी जब उनके तथाकथित वंशज बताने वाले ओम प्रकाश राजभर जी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीट दे दें, मऊ वाली वो सीट दे दें, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये जो है महाराजा सुहेल देव राजभर का सम्मान कर रहे हैं। अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो हम लोग मान लेंगे कि ये सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीट दीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपना प्रत्याशी लड़ाएं, घोसी की तरह मजबूती से लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर जी, जैसे अपने बेटे के साथ लड़े थे। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं इनके सीट के लिए कि ये लड़ जाए, ओम प्रकाश राजभर जी लड़े, चाहे अपने लड़ जाए, अपने बेटों को लड़ा दे, लेकिन लड़े। आप मांग नहीं कर रहे, आप मांग नहीं कर रहे। यूपी में एक शब्द है मौज लेना, आप मौज ले रहे हैं, मांग नहीं कर रहे, मौज ले रहे हैं। हम मौज नहीं ले रहे, हम मांग कर रहे हैं। मेरी समझ में, मैं आ रहा हूं देवेंद्र जी के आपका, लेकिन मेरी समझ में ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिले नहीं मिले, उनके कोटे में सीट जाए, इन सब छोटी चीजों से सुहेल देव महाराज को इक्वेट नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। कहां वो लोग, कहां हम लोग? अरे यार, अपनी छोटी मोटी राजनीति चलाते रहो सब लोग, उनको ऐसे मत डालो। वो व्यक्ति है जिसने भारत में इस्लाम के एक बड़े बवंडर को अपनी तलवार की नोक से जमीन के अंदर गाड़ दिया था। उसकी तुलना हम ये कर दें अरुण राजभर से, ओम प्रकाश राजभर से? नहीं भाई, वो सबके हैं एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अशोक भाई ने कहा कि हम मान जाएं ओम प्रकाश राजभर की ताकत अगर वो उसके नीचे लिखा दे महाराजा सुहेल देव राजभर। ऐसी बातें नहीं ठीक हैं। मैं एक बात कह के देवेंद्र जी के पास जाऊंगा, भाजपा के पास। क्या आप भगवान कृष्ण का कोई मंदिर बना के, या जहां इटावा में मंदिर बन रहा है केदारनाथ का, उसमें कृष्ण जी की मूर्ति भी रहेगी, एक तो रखनी पड़ेगी, उसके नीचे आप लिख सकते हो श्री कृष्ण यादव? नहीं ना? क्या लिख सकते हैं श्री कृष्ण यादव सन ऑफ फला यादव? नहीं ना? निवासी मथुरा, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना? उनका आधार कार्ड तो नहीं बना सकते। फिर आप आगे चले जाओगे, नहीं घोसी की कमरिया है। क्या कोई कर सकता है ऐसा भगवान कृष्ण के साथ? और अशोक जी एक बात कहें, भगवान राम की किसी मूर्ति के नीचे ये लिखा हो कि रामचंद्र जी ब्रैकेट में छत्री ठाकुर, या आगे लिखा हो ठा डंडा बिंदी ठा रामचंद्र जी, कहीं लिखा देखा आपने ठा रामचंद्र जी? नहीं ना? फिर सुहेल देव को क्यों घसीटना चाहते हैं आप उसमें? उनको छोटा करना चाहते हैं क्या? उनकी मर्यादा को घटाना चाहते हैं हम क्या? उनके सामने सबका शीश झुकता है, क्या राजभर और क्या गैर राजभर, इसलिए उसमें ना फंसाओ भाई। देखो ना,
नहीं, अगर फंसाना है, ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देनी है तो इस शर्त पे दो कि हम इटावा में कृष्ण जी की मूर्ति के नीचे लिखवा रहे हैं श्री कृष्ण यादव, निवासी मथुरा, बल्द फलाने, लिखाओ। देवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर आप ओम प्रकाश राजभर को मऊ की सीट देंगे तो हम मानेंगे आप सुहेल देव महाराज के सम्मान में खड़े हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो हम नहीं मानेंगे कि सुहेल देव महाराज का सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देख लो भैया, राजभर की पैरवी सपाई कर रहे हैं, देख लो, सपा से राजभर जी की पैरवी आ रही है। एक चीज अमिताभ सर और क्लियर करूंगा मैं, जिस तरीके की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों का अंतर है। दोनों की राजनीति में, एक मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं उसके कहीं की नजदीक कर भी राहुल गांधी नहीं है। उनको एक चीज बहुत अच्छे से आती है, बनाना उनने सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन की तरह, अभिमन्यु की तरह वो जब वो घुसते हैं उसमें, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जो है अब चक्रव्यूह में घुस गए और निकलने का जो है दिक्कत है, वहां कर वो हमेशा मार खाते हैं। तो युद्ध अच्छा लड़ते हैं लेकिन लास्ट में उनको गिरना पड़ता है। वो आकर आध्यात्मिक उसमें जब चर्चा, अरे भैया रुक जाओ एक मिनट देवेंद्र प्रभु, वो वही तो कह रहे हैं, एक मिनट रुको देवेंद्र जी, वही तो अशोक यादव कह रहे हैं कि भाजपा वाले अभिमन्यु, पीडीए रूपी अभिमन्यु को घेर के मार रहे हैं, वही तो वो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं एक एक मार का बदला लेंगे, सरकार में आने दो, शपथ लेने दो। सर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, फर्क इतना अशोक भाई का हम का, कि वो जो अभिमन्यु का अपना फेवर बता रहे, वो अभिमन्यु एक्चुअली वो ग्रुप हमारा है। आप कौरव वाली सेना है, बड़ी सेना है आपकी, और छोटी सेना से जो है जिस तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं, जिस तरीके का आपने युद्ध लड़े इस देश में, चार बार आप मुख्यमंत्री रहे, और जिस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हो और जिस तरीके की बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। आप इसमें कुछ भी कर देते। जाति की बात आती है तो आप मंगेश यादव के साथ खड़े हो जाते हैं, जाकर कोई बात आती है तो ब्राह्मण से उसे पत्रकार का धर्म तक बूझ रहे हो आप खड़े होकर। आप क्रिमिनल के साथ जिस तरीके से भाई हमारे विश्लेषण कर रहे थे, हमारे सुबसपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था जिस तरीके की बात आई है निकलकर, अगर आप मुस्लिम को साधना चाहते हो तो सबसे बड़ा मुसलमान इस देश का आज की तारीख में जो नेता है बेचारा आजम खान आपके साथ खड़ा है। भाई उत्तर प्रदेश से मैसेज चलना शुरू हो गया था जब वो जेल गए थे, उस समय तो ऐसी कंडीशन में थे, और सर पर टोपी रखकर जिस तरीके से उन्होंने पूरा देश जला दिया। कव्वाल क्या था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, अखिलेश यादव ने नहीं जलाया, वो किसने, आजम खान ने मुख्यमंत्री होते हुए जेल से टोपी निकाल कर अखिलेश यादव के सर पर रखी थी जब देश का मीडिया वहां खड़ा था। तो आप कौन कौन सी बातों की सफाई, आज अखिलेश जी ठीक है आप आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, जब कृष्ण भगवान तुम्हारे हो जाते हैं जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, और बाकी तो आप कहते हो कि 85% और 15% अभिशाप सर ने क्लियर कर दिया। आप एक ब्राह्मण की जाति बूझ कर बात कर रहे हो, आप कोई बात आती है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं, ब्राह्मण ठाकुर में ओबीसी एसटी से कोई मतलब नहीं। 2014 के बाद इस देश में जो बदला है वो नया भारत है, आज वो 2017 के बाद नया उत्तर प्रदेश है। आज जो बात करते हैं हम सनातन की, वो एक सनातन नया सनातन है, जिस सनातन को 500 वर्षों तक कुचला जा रहा था, और 75 वर्षों तक आजाद होने के बाद जहां जहां तोड़ा गया बार बार, आज उसने कहीं ना कहीं अंकुरित होना शुरू कर दिया। अमिताभ सर जैसे एंकर जिस तरीके की चर्चा करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं विपक्षियों के, और धर्म जागने लगता अशोक भाई का भी, वो यदुवंशी हैं, उनका भी सीना चौड़ा होता होगा। ठीक है, डिबेट का हिस्सा, हम किसी के ना हिंदू मुसलमान की बात करते, ना एक वर्ग की बात करते, ना एक वर्ग से देश चले, ना पार्टी चले। जितना मुस्लिमों को हमने दिया है, जितनी सुरक्षा हमारी सरकार ने मुसलमानों को दी है, जितनी योजना विशाल सर हमने दी है मुसलमानों को, अगर उसके आधे भी किसी पार्टी ने दी हो तो एक भी योजना गिना दे, नहीं तो मैं उंगलियों पर बता दूंगा कि हमारे आने के बाद प्रदेश में सारे सबके साथ अगर मुसलमान का भी हित ना हुआ हो तो गारंटी है भाई, आप ही तो लेकर आते हैं हिंदू और मुसलमान, आप ही तो लेकर, हम तो सफाई करते हैं उसकी, हम तो विश्लेषण करके ये बताते हैं। ठीक है, रुकना होगा, ठीक है देवेंद्र भाई, आ गई बात। मैं एक आग्रह भाजपा और सपा दोनों से करूंगा, दोनों के पास संसाधन है। सपा के पास तो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, दीपक मिश्रा जिसमें है मुखिया, और भाजपा के पास तो पूरा अमला जमला है ही।
पिछले 2000-2500 वर्ष से अब तक के भारत के इतिहास पर एक व्हाइट पेपर तैयार कराओ, ताकि यह दुष्प्रचार हमेशा के लिए जमींदोज हो जाए कि भारत भूमि पर केवल 10% लोगों वाली बिरादरियों ने ही शासन किया। यह दुष्प्रचार, यह झूठ, यह खंडित होना चाहिए। मैं सपा से भी कहूंगा, भाजपा वालों से भी कहूंगा, दुनिया में काम कर रहे हो हैं, फेक न्यूज में एनर्जी लगा रहे हो, इस सच्ची न्यूज में लगाओ। मैं देश के बुद्धिजीवियों से भी कहूंगा, क्या देश के सामने तथ्य नहीं रखना चाहिए ताकि कोई नेता ये दुष्प्रचार न कर पाए? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे ये बताना चाहिए ना। उनसे बड़ा प्रतापी शासक कोई हुआ? और दक्षिण में भी, केवल उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी। मैंने तो भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। मथुरा को किनके द्वारा शासित था? यादवों के द्वारा। यादव कौन थे? अशोक जी की पार्टी के मुताबिक पीडीए, यही ना? तो आपका शासन तो तब था जब शूरसेन थे। और आज भी भारत का प्रधानमंत्री पिछले 3 बार से पीडीए के ही हिस्से से है। अशोक जी भी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। पिछले 3 टर्म से भारत का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है कि नहीं है? इससे ज्यादा समावेशी समाज फिर कैसे होगा? और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं ये कि महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों को जात और गोत्र में मत बांटिए। ये कुछ कुछ वैसी कोशिश है कि रामचंद्र जी की मूर्ति के नीचे ठा रामचंद्र कोई लिख जाए, या कृष्ण जी की आगे लिख दे श्री कृष्ण यादव, और उसके आगे कोई और कलाकार आ जाए जो ज्यादा समझता हो पीडीए, वो यादव के बीच में आगे ब्रैकेट लगा के लिख दे घोसी या कमरिया, तो भैंस पूरी पानी में चली जाए। ये मत करिए। सूरज सबका है, उस पर जात और गोत्र का मुहर नहीं लग सकती। ये लोग सूरज हैं, नक्षत्र हैं हमारे भारत के आकाश के। ये सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र मंडल है। ये जाति में नहीं बढ़ सकते, न जाति में इनको बांटना चाहिए। हम अपराधी है उसकी जात की कोई चर्चा कर दे तो उसका मुंह नोचने को आ जाते, बोले अपराधी की बात करो, जात क्यों कह रहे हो? लेकिन सुहेलदेव के लिए कहते नहीं, इन्हें राज भर में कन्फाइंड करो तत्काल। क्यों? सुहेलदेव पूरे भारत के हैं, और महाराजा सुहेलदेव ने कोई राजभरों के कुछ परिवारों की रक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ा था। यह बात ओम प्रकाश राजभर को भी समझनी चाहिए, अशोक भाई को भी समझनी चाहिए। उन्होंने युद्ध लड़ा था भारत माता के मस्तक को कलंकित करने के लिए आए मामा भांजे को सबक सिखाने के लिए, सालार गाजी को मृत्युलोक भेजने के लिए, इसके लिए युद्ध लड़ा था। 4 गांव में राजभरों की जमींदारी हो जाए, इसके लिए युद्ध थोड़ा नहीं हुआ था। और केवल यही मसला नहीं था, अशोक भाई आपको जरूर स्मरण होगा, 16 राजाओं का समर्थन जुटाया था महाराजा सुहेलदेव ने। 16 राजाओं का। उनका प्रबंधन देखिए, उनका कौशल देखिए। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि राजभर के छोटे से मोहल्ले में ले जाके महाराजा सुहेलदेव को हम कैद कर दें। वो सबके हैं, सबके लिए हैं। वैसे ही सारे महापुरुष। और मऊ के लिए मुझे एक बात समझ में आती है कि मऊ समाजवादी पार्टी के लिए विशेष प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अंसारी परिवार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और भाजपा का मन ये है कि हम कुंदर की पार्ट 2 पूरब में करें, तो उसके लिए भी मऊ सीट ही उसकी निगाह में है। अब होगा क्या, ये जनता तय करेगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला,
मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।